कि कतर पहुंचे बॉम्बर विमानों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 8 है। यानी कि अमेरिका ने ईरान का वजूद मिटाने का पूरा इरादा तय कर लिया है। वहीं ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद ना करने पर अड़ा है। इतना ही नहीं, ईरान अमेरिका से ही नहीं बल्कि इजराइल को भी युद्ध के लिए ललकार रहा है। ईरान ने इजराइल को खुली चेतावनी देते हुए तेहरान के मशहूर पैलेस्टाइन स्क्वायर पर एक विशाल बैनर लगाया है, जिसमें ग्रेटर तेल अवीव क्षेत्र को टारगेट करके दिखाया गया। बैनर पर हिब्रू भाषा में चेतावनी लिखी है। ईरानी मिसाइलों की बारिश के सामने यह इलाका बहुत छोटा है। साथ ही अमेरिका को ललकारते हुए लिखा गया कि तुम शुरुआत करो, हम खत्म करेंगे। लेकिन यह एक सवाल है कि आखिर ईरान सैन्य ताकत में अमेरिका और इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकता। फिर ईरान दोनों देशों को ललकार क्यों रहा है? क्या ईरान ने एटम बम बना लिया है या फिर ईरान के खात्मे का वक्त आ चुका है? इसी मुद्दे पर हम डिफेंस एक्सपर्ट और ज्योतिषी से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ईरान की तबाही के संकेत क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से ये स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं। और इन स्थितियों को लेकर अगर बात करें तो ये स्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं, इसको लेकर अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। वार्ता फेल होने से तनाव बढ़ा है। यूरेनियम क्षमता पर ईरान अभी भी कायम है, यानी कि अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं करेगा। चर्चा खत्म हो गई है, जमीनी एक्शन की तैयारी चलती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में 8 B-52 बॉम्बर तैनात किए हैं अमेरिका ने। कतर के एयरबेस पर बॉम्बर जो है पहुंच भी चुका। आप समझिए 1-2 नहीं 8। ईरान ने इजराइल को उकसाया है। ईरान इजराइल को लगातार उकसाता नजर आ रहा है और तेहरान में इजराइल के खिलाफ पोस्टर जो हैं वो देखने को मिले हैं। पोस्टर में ग्रेटर तेल अवीव टारगेट का जिक्र किया गया है। आप समझिए अमेरिका इजराइल को दुश्मन बनाया गया है, दुश्मन कहा गया है और तबाही के संकेत ये निकलते सामने आ रहे हैं। B-2 बॉम्बर को लेकर बात करें, सबसे उन्नत स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ये कहा जाता है। दुनिया का सबसे घातक विमान जो है वो कहा जाता है B-52 बॉम्बर। और आप समझिए छिपकर हमला ये कर सकता है, हमला करने में सक्षम है। ये रडार से लगभग गायब रहता है ये, यानी कि रडार भी नहीं पकड़ पाएगी इसको। लंबी दूरी का भारी बम वर्षक विमान ये माना जाता है। परमाणु मॉडर्न हथियारों को ले जाने में सक्षम ये माना जाता है। दूसरी ओर बारूदी सुरंगें जो हैं उन्हें भी ले जाने में सक्षम है ये। आप समझिए 31,500 किलो पेलोड ये लेकर जा सकता है, यानी कि भारी तबाही 50,000 फीट ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है ये। 15,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी। बिना ईंधन भरे ये 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा कर सकता है। B-52 बॉम्बर विमान में 8 जेट इंजन लगे हुए हैं। आप समझिए किस तरीके से इसकी क्षमता है, किस तरीके से ये एक मजबूत विशेष विमान है जो बिना रिफ्यूल के भी 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की उड़ान भर सकता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ बने हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी जी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ 2 ज्योतिषी करिश्मा कौशिक जी जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं कर्नल TP त्यागी जी से करना चाहूंगा और त्यागी जी से मैं समझना चाहूंगा कि जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई नजर आ रही हैं उन स्थितियों को वो किस तरीके से देखते हैं। कतर में जिस तरीके से 8 B-52 बॉम्बर तैनात किए गए हैं, इस तैनाती को त्यागी जी कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, जो ईरान के विदेश मंत्री अरगाची का आखिरी बयान आया है जी कि हमारी परमाणु शक्ति ये है कि हम सुपर पावर को ना कहने की हिम्मत रखते हैं। बस यही है इसका बेस। क्योंकि ईरान ने पहले से धमकियां देनी शुरू की है, उसकी आदत में भी है धमकी देना, और यही कारण है कि लोग उसे उसकी ताकत से ज्यादा बड़ा समझते हैं। अब जो स्थिति है कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स 1-2 नहीं 8 तैनात किए कतर पे। क्यों तैनात किए? जब लास्ट टाइम 12 दिन का युद्ध हुआ था तब ये B-2 बॉम्बर अमेरिका से ही आए थे, डियोगो गार्सिया, और वहां से होते हुए फिर ये ईरान के ऊपर हमला किया था। बीच में इनकी मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई थी। अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा नजदीक कतर है जी और कतर से
B2 बॉम्बर से हमला करना, और 8 बॉम्बर्स का मतलब ये है जी। कि ये अकेला ऐसा बॉम्बर है जो GBU-57 बम उसको गिरा सकता है, उसको B-52 नहीं ले जा सकता, B-1B नहीं ले जा सकता, ये ले जा सकता है। और ये जब गिराएगा और 8 बॉम्बर से, तो लास्ट टाइम ये हुआ था कि वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। अब अगर एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि एक GBU-57 बम्बर जो पहले पेनेट्रेट करता है फिर एक्सप्लोड होता है, वो जगह बना देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि मुझे लगता है कि अमेरिका ने फुल प्रूफ ये एक्शन लेने का मन बना लिया है कि अब उसका नतांज हो या इस्फहान हो या फोर्दो हो या पार्चीन हो, कोई भी हो, उसके सारे न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करना है। ये तो अमेरिका की तरफ से हो गया। अब आपने बताया कि ईरान ने अपने तेहरान के उस सेंट्रल स्क्वायर के बिल बोर्ड के ऊपर एक पोस्टर लगा दिया है कि इजराइल क्या है, इजराइल तो छोटा सा देश है, उसे हम खत्म कर देंगे और तेल अवीव कहीं नहीं रहेगा। यही ऐसा ही पोस्टर उसने कुछ ही दिन पहले लगाया था कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर क्या है, उसको दो हिस्सों में टूटा हुआ दिखाया गया था। उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट थे उनको जलता हुआ दिखाया गया था, और लिखा गया था नीचे लिखा गया था कि ये सब हमारी जिद में है। जैसे अब वो इनके बारे में स्लोगन लिख रहा है, ऐसे ही उसमें भी स्लोगन लिखे गए थे। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि अश्वमेध का घोड़ा तभी तक चलता है जब तक कोई आगे आके उसकी लगाम नहीं पकड़ लेता। वो तरह की लगाम पकड़ ली है। अमेरिका की स्थिति ये है कि अगर 13 जनवरी को जब वो अटैक करने के लिए तैयार था तब कर देता तो कर देता। अब हर बीतते दिन के बाद अमेरिका के लिए अटैक करना मुश्किल हो रहा है। और जी। ये भी सच है कि अगर अमेरिका ने अब ईरान को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय में कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वार नहीं होगा। मेरा कहना यह है कि इजराइल ने तो कह दिया, उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कह दिया कि न्यूक्लियर पावर के ऊपर, उसके प्रोग्राम के ऊपर बात करना तो एक चीज है, लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरी रेड लाइन क्रॉस नहीं होगी। और मेरी रेड लाइन ये है कि जो उसकी मिसाइलें हैं वो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, वो उसे बनाने नहीं दी जाएगी। और फिर चाहे इनकी वार्ता हो या ना हो, वार्ता सक्सेस हो या ना हो, इजराइल ने कहा अमेरिका मेरा साथ दे या ना दे, मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। तो जी। ईरान भड़का रहा है, इजराइल अटैक करने को तैयार है क्योंकि उसकी रेड लाइन है। और जहां तक इस समझौते की बात है, ये तो साफ दिखावट है, किसको समझ में नहीं आता। न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो छोड़ो, क्या ईरान मानने को तैयार है कि मैं अपनी ICBM का प्रोग्राम रोक दूंगा? क्या वो मानने को तैयार है कि मैं प्रॉक्सी को मदद नहीं करूंगा? वो इनमें से किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं है। क्या वो मानने को तैयार है कि मैं तेल चाइना को नहीं भेजूंगा? और अब तो चाइना और रशिया दोनों खुल के सामने आ गए था। अभी तक तो उनका टैसिट अप्रूवल था, अब एक्टिव करना इवेंट देखिए। रशिया ने ये कहा है कि पूरा का पूरा मिडल ईस्ट एक टाइम बम पे बैठा है, और वो टाइम बम टिक 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 कर रहा है। करीब करीब यही सेंटेंस है। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि ये युद्ध न्यूक्लियर युद्ध में भी बदल सकता है। चाइना क्या कह रहा है? जब ओमान में बात हो रही थी इन दोनों की, अमेरिका की और ईरान की, उस बिल्कुल, समय बिल्कुल ईरान त्यागी के जिस तरीके से आपने उपदेश। ज़िक्र किया है, इन परिस्थितियों से एक चीज़ समझ में तो आ रही है सर कि ये स्थितियाँ अब सामान्य सी नहीं नज़र आ रही और ना ही बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि बातचीत से अब स्थितियाँ वापस नॉर्मल होती नज़र आएँगी। करिश्मा जी का रुख करना चाहूँगा मैं। करिश्मा कौशिक जी, अगर इन स्थितियों को लेकर बात करें तो 2026 की शुरुआत से पहले लगातार 2026 को लेकर भविष्यवाणियाँ की जा रही थी कि 2026 में ऐसे हालात बनते नज़र आएँगे कि स्थितियाँ विश्व युद्ध तक पहुँच जाएँगी। करिश्मा जी, क्या इसे उसकी शुरुआत माना जाए? साथ ही साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि ग्रहों की चाल मौजूदा समय में क्या कुछ इशारा करती नजर आ रही है? देखिए, जो ये विश्व युद्ध की मैं बात करूं तो विश्व युद्ध की होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्रहों के हिसाब से देखें तो राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है।
जो कि इल्यूजन्स वाली चीजें करेगा। यहाँ पे अगर अभी सिचुएशन की बात करूं, गोचर की बात करूं, तो मंगल का ट्रांजिट जो है ये अभी 23 फरवरी को होने वाला है राहु के साथ, और लगभग 2 अप्रैल तक जो है ये ऐसी सिचुएशन बना के रखेगा कि जैसे कि युद्ध होने वाला है। जैसे कि ये प्रॉक्सी वॉर की अगर हम बात करें, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती है, या मिसाइल अटैक हो सकते हैं, ड्रोन अटैक हो सकते हैं, या पानी के जरिए जो है चेतावनी दी जा सकती है कि बड़ा युद्ध जो है वो होने की संभावना है। और 2 अप्रैल तक का टाइम जो है वो बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा। इस दौरान हम ऐसी चीजें देख सकते हैं, टेंशन जो है बढ़ती हुई नजर आएंगी। मगर उसके बाद चीजें जैसे जैसे आगे प्लानिटरी ट्रांजिट्स होंगे, क्योंकि अभी अगर देखा जाए बैक टू बैक 2 ग्रहण भी हैं। सबसे पहले तो साल का पहला ग्रहण जो है 17 फरवरी को पड़ेगा, जो कि सूर्य ग्रहण है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा इसके जो वॉर की स्थितियां बनेंगी उसके ऊपर रहेगा। दूसरा जो है बैक टू बैक, अगर हम कहते हैं ना एक ही पखवाड़े में, यानी कि 15 दिन के भीतर भीतर 2 ग्रहण आ जाते हैं, क्योंकि उसके 15 दिन बाद ही चंद्र ग्रहण भी है। यानी कि फागुन मास में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इसका प्रभाव आने वाले वही आगे हम 40 दिन देखें तो अप्रैल तक जा सकता है। और जिस तरह से अभी मंगल राहु के साथ गोचर करेंगे 23 फरवरी से, तो उस समय पे स्थितियां बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है। मगर उसके बाद भी जब मंगल गोचर करेंगे राहु के बाद अगली राशि यानी कि मीन राशि में, क्योंकि कुंभ राशि में तो गोचर करेंगे ही करेंगे 23 फरवरी से, मगर उसके बाद जब मीन राशि में भी आगे जाएंगे तो शनि वहां पे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से शनि मंगल की युति होने के कारण भी युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। खतरा जब तक रहेगा जब तक कि मंगल मेष राशि में अपनी स्वयं की राशि में नहीं आ जाते। तो ये आने वाले 2-3 महीने जो रहेंगे बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे। इस तरह की स्थितियां हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखेंगे। मगर हाँ, ये नहीं कहूंगी 100% के थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा, नहीं, मगर ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा बनेंगी, डराने वाली स्थितियां बनेंगी। लोगों को लगेगा कि हाँ वो सिचुएशन आ ही गई है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा जो है महंगाई पर जरूर पड़ेगा। भारत में पेट्रोलियम की कीमत जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, और मार्केट पे भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ सकता है। बिल्कुल। त्यागी जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर लड़ाई को लेकर करें, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात अभी चल रहे हैं, इन हालातों के बीच युद्ध होगा? क्योंकि हर जानकार यही कहता है कि युद्ध किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे में क्या त्यागी जी आपको लगता है कि अमेरिका ये कदम उठाएगा कि वो ईरान के ऊपर हमला करे? और क्या आपको लगता है कि ईरान पहले हमला कर सकता है? क्योंकि ईरान के द्वारा भी अब चेतावनियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। जी, दोनों ही बातें आपकी सही जी। हैं, और जो हमारे मैडम ने कहा वो भी सही है कि जी। युद्ध जैसे हालात बने होंगे, वो जो युद्ध है, मैं ऐड करना चाहता हूँ, वर्ल्ड वार जैसे हालात बने होंगे। कैसे बने होंगे? वर्ल्ड वार किसे कहते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जब सुपर पावर्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट में अटैक में या अटैक की स्थिति में शामिल हो जाए तो उसे वर्ल्ड वार कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी ऐसा हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ऐसा हुआ। आज की तारीख में रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, एक जी। कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, यानी कि तीसरे वर्ल्ड वार जैसी स्थिति बनी हुई है, इसमें तो कोई शक रहा ही नहीं है। अब दूसरी बात ये उठती है कि क्या ईरान हमला करेगा? यस, हो सकता है, क्योंकि ईरान ने पिछले 12 दिन के युद्ध में जो कुछ सीखा, उसने उस सीखने के बाद अब अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। पहले उसकी रणनीति केवल डिफेंसिव थी, अब उसने ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रखी है, और बाकायदा एक प्लान बनाई है कि पहले मैं अपने, अच्छा हथियार नहीं, हथियारों का सैचुरेशन करूंगा, यानी कि 2, 4, 10, 20, 50 ड्रोन नहीं, हजारों ड्रोन भेजूंगा, ताकि मैं दुश्मन के वारशिप के रडार को अंधा कर सकूं। उसके बाद फिर मैं अपनी बैलिस्टिक मिसाइल भेजूंगा, ताकि उसके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन फाइटर एयरक्राफ्ट को रोक सकूं या उन्हें निष्क्रिय कर सकूं। और उसके बाद तीसरे चरण में फिर मैं अपनी हाइपरसोनिक खुर्रम शहर 4 भेजूंगा, जिसका रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी कि आपका ये अब्राहम लिंकन
फारस की खाड़ी में हो या कहीं दूर हो, उसके ऊपर अटैक करूंगा। उनकी बात को एकदम नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ समय पहले आपने नोट किया होगा, हुती जी यमन में किसके द्वारा सपोर्टेड? ईरान के द्वारा। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसके ऊपर अमेरिका इतराता है और जो उसका सबसे खतरनाक ड्रोन है, उसके 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन को मार दिया था। और उसने एक बात और कही थी, जो कहीं ज्यादा पब्लिक डोमेन में आई नहीं। उसने ये कहा था कि हम जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को और वारशिप को कैसे तबाह करना है। कोई ऐसा हथियार नहीं है जो अल्टीमेट हो, हर हथियार में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है। और बोले इनके उसमें सबसे बड़ी कमजोरी कब होती है? बोले जब ये शिप मिसाइल को लॉन्च करता है, जी वो टाइम पे ये सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और बोले हम डुबो देंगे। यही कारण है कि आज अमेरिका को मेडिटेरियन सी में, रेड सी में और अरेबियन सी में तीनों जगह अपने डिस्ट्रॉयर तैनात करने पड़ रहे हैं। यानी कि सिचुएशन मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये वार बिल्कुल इमिनेंट है। और अगर अमेरिका और ईरान में ना भी हो तो इजराइल और ईरान में तो 100% निश्चित नजर आता है। इजराइल के अस्तित्व का सवाल है और ईरान की इज्जत का सवाल। जी बिल्कुल। करिश्मा जी, दूसरी ओर अगर बात ग्रहों के चाल को लेकर बात करें तो क्या आप करिश्मा जी, जो मौजूदा समय में ग्रह हैं वो इस ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 बेहद नजदीक है? देखिए, अभी अगर मैं इस परिस्थिति को देख करके कहूं तो वर्ल्ड वॉर 3 की मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगी, जी मगर हाँ, इस तरह की परिस्थितियां जो है ना, इस पूरे साल में अब ये कहे तो आधा साल तो इन्हीं परिस्थितियों में बीत जाएगा। जैसे कि हमने जी 2025 में भी देखा था, मई में जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में इतनी ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि लोगों को लग रहा था कि हाँ, युद्ध होने ही वाला है, मगर फिर भी सीज फायर हो गया। तो उसी तरह से ये स्थितियां भी रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो डेट्स मुझे इशारा दे रही हैं इस समय पे ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, वो मैक्सिमम डेट्स जो दिख रही हैं वो मुझे मई तक दिख रही हैं। क्योंकि अभी अगर हम बात करें 23 फरवरी से, तो राहु के साथ जब मंगल आएंगे, और साथ साथ सिर्फ मंगल ही नहीं बल्कि बुध शुक्र भी साथ में होंगे, सूर्य भी साथ में होंगे, तो ये स्थिति जो है कुछ इस तरह की बन जाएगी कि युद्ध होने ही वाला है। और ऐसी स्थितियां जिसमें कि जैसे मैंने अभी बोला था, प्रॉक्सी वॉर भी दिखा सकते हैं लोगों को कि हाँ, वॉर हो ही रही है, मगर वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं होगी। उसके बाद जब मंगल शनि के साथ आएंगे मीन राशि में, और साथ साथ उसके अलावा सूर्य का गोचर भी होगा मार्च में, और मीन राशि में आएंगे। और इसके साथ साथ जब अगर हम देखें यहाँ पे मंगल शनि सूर्य और बुध शुक्र, जब ये ग्रह साथ में होंगे तब भी इस तरह की स्थितियां बनेंगी, ऊपर से 2 ग्रह बैक टू बैक। तो मैं ये यहाँ पे कहूंगी कि एक ऐसी स्थितियां बनने की संभावना बहुत ज्यादा रह सकती है। और दूसरा, जब मंगल अपनी स्वयं की राशि में आएंगे, क्योंकि जब मंगल अपनी स्वयं की राशि मेष में आ जाएंगे तो मैक्सिमम एनर्जी मंगल के पास आ जाएगी, जिसकी वजह से ये चीजें सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हो सकती है। इनफैक्ट भारत भी इस चीज से बचेगा नहीं। हो सकता है भारत में भी कोई ऐसी चीजें, जैसे पिछले साल हमने देखा था, वो वैसी चीजें निकल कर के आए, या भारत पाकिस्तान के बीच में फिर कुछ उस तरह की परिस्थितियां बने। तो ये जो साल रहेगा, अगर लगभग मैं बात करूं तो जून तक का समय जो है बहुत ज्यादा कठिन है इस तरह की परिस्थितियों को लेकर के। मगर हाँ, यहाँ पे राहु जो है मुझे ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और राहु के साथ अगर हम मंगल की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, तो ये जब तक मंगल का गोचर रहेगा राहु के साथ, तब तक ये इजराइल और ईरान के बीच में ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। मगर उसके बाद थमती हुई अप्रैल से नजर आ रही है। बिल्कुल करिश्मा जी, मतलब ये पूरी स्थितियां जो है वो पूरे साल इस तरीके से बनी नहीं रहेंगी, अप्रैल तक शायद शांति स्थापित होती नजर आएगी। ये बड़ी ही राहत की बात आपने कही है। लेकिन दूसरी ओर कर्नल टीपी त्यागी जी, जिस तरीके से अगर हम ईरान को लेकर बात करें, ईरान अपने जो यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लेकर लगातार लगा हुआ है, उसने ये भी क्लियर कर दिया कि वो अपने कार्यक्रम को रोकेगा नहीं। क्या त्यागी जी आपको लगता है कि परमाणु हथियारों को ईरान ने पा लिया है? क्योंकि लंबे समय से ईरान इसको लेकर प्रयासरत है। देखिए, ईरान को चाइना की तरफ से सेंट्रीफ्यूज मिले हैं अनलिमिटेड, जी और प्लेनेटरी मिक्सचर्स मिले हैं अनलिमिटेड। प्लेनेटरी मिक्सचर्स का तो उसने इस्तेमाल किया
सॉलिड फ्यूल बनाने में, जिससे वो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। और जो सेंट्रीफ्यूज मिले हैं वो यूरेनियम 238 को डेंसिटी के बेसिस पर एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप में अलग करता है और यूरेनियम 235 बनाता है, जिसे हम एनरिचमेंट की प्रक्रिया कहते हैं। वो एनरिचमेंट उसने, ये तो बहुत पहले की बात हो गई, साल भर पहले की, कि उसने 400 केजी से ज्यादा ऑलरेडी एनरिच कर लिया था। अब तक तो लगता है चूंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का इंस्पेक्शन वहां पर हो नहीं रहा है, किसको मालूम है कि उसने इससे ज्यादा एनरिच नहीं किया है और उसने एनरिच कर लिया होगा। दूसरी बात कि इतने में करीब 25 केजी एनरिच्ड यूरेनियम में आप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। अब उसके पास 408 केजी है, 60% एनरिच्ड है। 60% से 90% एनरिच करने में कम समय लगता है। और दूसरी बात, आपके दर्शकों के बारे में बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 90% एनरिच्ड होने के बाद ही एटॉमिक बम बनेगा। उससे कम अगर एनरिचमेंट है तो भी बम बनाया जा सकता है। फर्क सिर्फ त्यागी साहब, इतना इसमें है। एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा। पहले भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जो उसका एनरिच यूरेनियम था वो करीब करीब 60% तक पहुंच चुका था, जिसको लेकर वो बार बार ये दावा कर रहा था कि हम हथियार नहीं बनाएंगे बल्कि हम अपने लोगों के लिए इससे बिजली उत्पादित करेंगे। तो क्या ऐसे माना जाए कि एक तरह से ईरान जो है वो परमाणु हथियारों से लैस हो चुका है बहुत पहले ही? हो सकता है जी, क्योंकि अगर शांति पर्पस के लिए आपको न्यूक्लियर यूरेनियम चाहिए एनरिचमेंट, तो 4% काफी है। 4%, 60% की क्या जरूरत है? इसका मतलब ईरान झूठ बोल रहा है। अगर ईरान ये कह रहा है कि मुझे केवल पीस पर्पस के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा हूँ, तो 4% काफी है। फिर तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहली अपनी टर्म के अंदर 2015 की ट्रेटी को खत्म किया था, उसे खत्म करने की जरूरत ही ना पड़ती। उसने 60% कर लिया। अब 60% एनरिच करने के बाद भी 90% करना बिल्कुल त्यागी जरूरी जी, है। बड़ी बात आपने कही। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी जिस तरीके से ईरान लगातार धमकियां देता नजर आ रहा है, उन धमकियों को ध्यान में रखते हुए जानकारों का यह भी कहना कि ईरान के पास परमाणु हथियार आ चुके हैं। इसी वजह से ईरान इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। कार इंश्योरेंस डन।